हाय स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है। हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे क्रम से। तो हमने बताया था फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, और फिर जल्द से जल्द इस पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जितनी आसानी से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पाएंगे उतनी ही आसानी से एग्जाम में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर सदिश और अदिश राशि से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे ये राशियां होती क्या हैं और इनके प्रकार, फिर वेक्टरों यानी सदिशों का योग, अंतर, फिर इसके बाद सदिश गुणन, अदिश गुणन, वेक्टरों का वियोजन, और फिर इसके बाद पढ़ना है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्रम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राशियां। राशियों में पहले पढ़ लेते हैं अदिश राशि। क्या? अदिश राशि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं। अदिश राशियां, दिश आ लग गया, आ मतलब वो विपरीत होता है, दिश मतलब दिशा जिसमें ना हो, सीधी बात है। अदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होती है? अदिश राशियां। ठीक है। और सदिश राशियां क्या होती हैं, ये समझ लीजिए। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे होती है सदिश राशियां। ठीक। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को हम समझते हैं। जैसे दूरी जो होती है वो होती है अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। और विस्थापन सदिश राशि। अब देखिए, मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है ए, ये 3 किलोमीटर आया पूरब की ओर। कितना आया? 3 किलोमीटर पूरब की ओर आया। ठीक है। फिर इसके बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है। ये पता है ना डायरेक्शन, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होता है ना। और ये लिख दें ऐसे, पूर्व होता है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है। तो पूरब की ओर 3 किलोमीटर आया, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया। तो अब बताइए ये कितनी दूरी तय किया, कितनी दूर तक चला है? ये 3 और ये 4, टोटल दूरी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पहले पूरब गया, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, टोटल हो गया 7 किलोमीटर। ठीक। अब विस्थापन देखना। विस्थापन में दिशा की भी आवश्यकता होगी, किस दिशा में चला है। तो देखिए, पहले ये गया, फिर जो है इधर गया, तो इसमें देखिए कितना होगा, ये 90 डिग्री होता है। ये समकोण त्रिभुज बनाइए, तो प्रारंभ से अंतिम स्थिति में यहाँ पहुँच गया मान लो। तो कितनी दूरी गया? ये वाली दूरी। तो हम लोग जो है ये समकोण त्रिभुज में ही है, सो हम जानते ही हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर। ठीक। तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। समझ में आया? विस्थापन ये जो है, ये क्या है? ये है सदिश राशि। इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। और ये दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लो 3 किलोमीटर पहले गया पूरब की ओर, ये ए चला कितना? 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया। फिर मान के चलते हैं 4 किलोमीटर फिर पश्चिम दिशा में आया। पहले 3 किलोमीटर किधर गया? पूरब की ओर। फिर 4 किलोमीटर किधर गया? पश्चिम की ओर। पश्चिम मतलब इधर होगा ना, यहाँ से इधर होगा। तो ये इधर आया, यहाँ आ गया। ठीक। अब बताइए कि ये जो है दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा यहाँ पे। चलिए, दूरी कितनी होगी पहले बताइए। इसमें दूरी, यहाँ पर दूरी जो है वो कितनी होगी बताइए। दूरी कितना चला? यहाँ ए से आया 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 + 4 यानी 7 किलोमीटर। ठीक। और विस्थापन बताइए भाई, विस्थापन कितना होगा इसका? विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन में हम देखते हैं प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति कितनी है।
ठीक, तो पहले तो 4, ये 3 आया, फिर वापस ये 3 और ये 1, समझ गए। तो विपरीत दिशा में गया, यहाँ पहले 3 गया था, उसी के जस्ट विपरीत आया, 4 माइनस कर लो, तो ये आ गया -1। ठीक, -1 मतलब पूरब के बजाय पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कितनी दूर? 1 किलोमीटर। पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर ये दूरी पर है। तो देखिए यहाँ दिशा की भी आवश्यकता हो रही है ना, तो ये विस्थापन क्या है? ये सदिश राशि है। इसी प्रकार से ये दूरी क्या है? अदिश राशि। तो सदिश अदिश राशि हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब हम याद करेंगे कि कौन कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन कौन सी अदिश हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियों के लिए ये ट्रिक याद रखिए, असंभवी वेवत्व। क्या याद रखना है? असंभवी वेवत्व। पहले लिखेंगे असंभवी वेवत्व। आ से क्या होगा? आवेग। आ से बन गया आवेग, ठीक। और सा से संवेग। ये सभी जो हैं ये हैं सदिश राशियां, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सदिश राशियां। और साथ ही साथ भा से भार हो जाएगा। वी से अभी बताया क्या? विस्थापन, है ना। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और वे से क्या हो गया? वेग। ब से बल। त्व से त्वरण। समझ में आया? ये सभी क्या हो गई? सदिश राशियां। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। अब देख लेते हैं हम अदिश राशियां कौन सी हैं। अदिश राशियां देखिए, इसके लिए याद रखिए उसका दाल। किसका दाल? उसका दाल। छोटा छोटा लिखिए, थोड़ा ज्यादा है। उसका दाल, हाँ। उसका दाल दूर घने क्षेत्र। उसका दाल कहाँ से? दूर घने क्षेत्र यमपीएससी से आता है। यमपीएससी इधर लिख दें क्या? से आता है। से इसमें साइलेंट कर लीजिए, आता है, ठीक। से आता है जो है लिख दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो याद करने में। क्या? उसका दाल दूर घने क्षेत्र यमपीएससी से आता है। अब देखिए क्या है? ऊ से हो जाएगा उष्मा। क्या हो गया? उष्मा। और इसी के साथ साथ ऊर्जा और ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक है। उष्मा, ऊर्जा, ऊंचाई, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं, ठीक। अच्छा, सा से क्या हो गया? समय। का तो इसमें साइलेंट कर लो। दा से, दा ऊपर लिखना चाहिए था, ला नीचे। इसी में कर दें? चलिए ऐसे समझ लीजिए। दा से दाब, ला से लंबाई, ठीक। आप लोग नोट करिए तो ला नीचे लिखिएगा, अच्छा लगेगा। दा से क्या हो गया? दाब। ला से लंबाई। तो ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। दू से अभी हमने बताया, दूर से क्या होगा? दूरी, है ना। घने, यहां देखिए घने से याद रख लीजिए घनत्व, ठीक। ये क्या है? घनत्व। क्षेत्र से क्षेत्रफल। वाह, क्षेत्र से क्षेत्रफल हो गया। यम से समझिए, यम मतलब मास। मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। दोनों लिख दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दे रहे हैं। यम से क्या है? मास। मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। और पी से पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल इसका मतलब विभव। ये क्या है? विभव। और फिर यस से स्पीड। क्या? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब चाल। चलिए, यम से क्या हो गया? द्रव्यमान। और अभी बताया पोटेंशियल का मतलब विभव, और स्पीड का मतलब चाल, ठीक। और सी से यहां लिखेंगे करंट। क्या है? करंट का क्या मतलब होता है? करंट किसे कहते हैं भैया? विद्युत धारा। करंट का मतलब विद्युत धारा, ठीक। तो ये हो गया। अब से इसमें साइलेंट है। आ से याद रखेंगे आयतन। आ से क्या हो गया? आयतन। और ता से ताप, ठीक। तो ये सभी हो गई क्या? अदिश राशियां, और ये हो गई सदिश राशियां।
तो सदिश अदिश रास इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसको तैयार कर लीजिए। नोट करने में आलस लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद अब देखेंगे हम लोग सदिशों के प्रकार। अब समझिए सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में सबसे पहले देख लेते हैं सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे? तीर के निशान से। ठीक, इसमें तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो लंबाई है, ये सदिश का परिमाण बताती है। क्या बताती है? सदिश का परिमाण। परिमाण समझते हैं ना, मात्रा। ठीक, ये तीर की, हाँ बोलिए क्या? सदिश का परिमाण जो है ये क्या होती है? तीर की लंबाई बताती है। और ये तीर के ये नोक जो है, नोक की दिशा जो होती है ये क्या बताती है? दिशा। सदिश की दिशा किससे प्रदर्शित होती है? नोक से। और ये लंबाई जो होती है किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। समझ में आया नहीं आया? चलिए अब सदिश के प्रकार में हम देखते हैं। देखिए परिमाण जिसका शून्य हो जाए यानी मात्रा शून्य हो जाए तो वो क्या होगा? शून्य सदिश होगा। अच्छा, तो इसमें शून्य सदिश में देखिए क्या होता है, ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति पहले गया किधर? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर कहाँ आया? फिर पश्चिम की ओर आया। चलिए तो फिर यहीं पहुंच गया ना, तो ये क्या हो गया? शून्य सदिश हो गया। तो इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है, लंबाई होती है, वही सदिश का परिमाण होता है। अब लौट करके वहीं फिर आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया, तो परिमाण कितना हो गया? शून्य हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? घर से निकले स्कूल के लिए, मान लो स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ? 10 किलोमीटर स्कूल गए ना, और दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। घर लौट करके चले आए शाम को घर लौट करके चले आए तो कितनी दूरी हो गई? 10 गए और 10 वापस आए, टोटल कितनी दूरी हो गई? 20। और विस्थापन कितना हुआ? शून्य हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? शून्य सदिश। शून्य सदिश में क्या होता है? परिमाण शून्य होता है। ठीक, चलिए अब शून्य सदिश के बाद समझते हैं समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों समान होती हैं। परिमाण के साथ साथ क्या? दिशा दोनों समान हो। इसका मतलब तीर की लंबाई और नोक की दिशा दोनों समान होगी तो वो बनेगा समान सदिश। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है? चलिए एक ये दिखा रहे हैं बी। ठीक है, विपरीत सदिश क्या होगा बताइए? वे सदिश जिनके परिमाण समान हो या ना हो, समान हो भी सकते हैं लेकिन दिशाएं जो है वो विपरीत होंगी। ठीक है, विपरीत सदिश क्या होगा? वे सदिश जिनमें दिशा विपरीत होती है, विपरीत सदिश होता है। जैसे मान के चलते हैं दोनों के परिमाण समान है, तो एक ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ से जो होगा ये वेक्टर ए जो है ये माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा। परिमाण तो दोनों के बराबर हैं लेकिन माइनस चिन्ह जो प्रदर्शित करता है वो दिशा को विपरीत दिशा में कर देता है। बात समझ में आई? विपरीत सदिश। चलिए समान सदिश हो गया, विपरीत सदिश हो गया। अब इसके बाद शून्य सदिश, अभी बताया ना, शून्य सदिश हो गया। और इसके अलावा और क्या बचा हुआ है इसमें? एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश, शून्य सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश। ये एकांक सदिश अच्छे समझिए, ये पूछता है, इसमें जो है न्यूमेरिकल भी आता है। तो एकांक सदिश क्या होता है? वे सदिश, देखिए एकांक सदिश को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या होता है भाई? देखिए ये वेक्टर ए अगर हम लिख दिए हैं तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है कि नहीं? इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। ए परिमाण है और ये दिशा है। अब इसके परिमाण, जितना भी परिमाण है उसी से यदि भाग दे दें तो कितना बार जाएगा? देखिए 3 है सदिश, मान लो 3 न्यूटन का बल पूरा पश्चिम किसी दिशा में लग रहा है। अब अगर 3 परिमाण जो है 3 से ही भाग दे दें तो ये कट करके कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ इसमें देखिए दिशा भी है, परिमाण भी है। इस सदिश का जो परिमाण है उसी से भाग दे देंगे तो एकांक सदिश मिल जाएगा। बस समझ में आई? तो ए कैप बराबर क्या मिल गया? वेक्टर ए अपान वेक्टर बी। ठीक, इसी वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान माड वेक्टर ए ना। बी कहाँ है? चलिए बी आ गया है तो इसको भी लिख देते हैं। बताइए इसको कैसे लिखेंगे? एकांक सदिश, बी का एकांक सदिश को कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी अपान माड बी, यही होगा ना। परिमाण से भाग दे दीजिए, आ गया एकांक सदिश। समझ में आया? अब देखिए एकांक सदिश को लंब कोणीय इस प्रकार से दिखाते। देखिए ये यक्स अक्ष के अनुदिश ऐसे होता है ना, और ये क्या होता है? वाई, और इसी के लंबवत बाहर की ओर ये क्या होता है? जेड। ध्यान दीजिए यक्स
y और ये बाहर z। अब इस बाहर को तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते हैं, लाइन ऐसे कैसे खींचेंगे ना, तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं x y z। ठीक, तो x अक्ष के अनुदिश जो होगा उसको क्या कहेंगे, आई कैप। क्या है, आई कैप। और ये j और ये वाला k। ठीक है, कैप क्यों लगा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एकांक सदिश है, परिमाण एक मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, आई कैप। j कैप क्या है, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, j कैप। अब वैसे k कैप क्या है, z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। याद हो गया, i क्या है, आई कैप x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, j कैप y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, k कैप z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ठीक है, तो i और j के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। j और k के बीच का कोण 90 अंश, i और k के बीच का 90 अंश। प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत है, कोई भी ले लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं सदिशों का गुणा, है ना। सदिशों का गुणा दो प्रकार से होता है, सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन। तो अदिश गुणन पहले समझेंगे, सदिशों का अदिश गुणन ये क्या होता है, देखिए मान के चलते हैं एक सदिश a है और दूसरा सदिश b है। ठीक, तो a और b और इनके बीच का कोण चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये b है। ठीक है, बीच का कोण मान के चल रहे हैं, कितना लिख दें, 45 अंश कर लो। ठीक, या थीटा ही है, चलिए कोण कितना है, थीटा है। तो इन दोनों के बीच का जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डॉट से। तो a डॉट b पढ़िए इसको, जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, या इसी को कथन के रूप में कैसे कहेंगे, a और b का अदिश गुणन। ये क्या है, a और b का अदिश गुणन है। तो दो सदिशों, देखिए a क्या है, सदिश है, b भी सदिश है, इसको डॉट लगाए हैं बीच में, इसका मतलब अदिश गुणन है। दो सदिशों का अदिश गुणन, ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन, ये बराबर होता है इन दोनों के परिमाण और साथ में साथ बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण और बीच की कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी cos थीटा के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम सदिशों का, ये देखिए सदिशों का अदिश गुणन में समान सदिश का गुणा करके देखेंगे। पहले क्या, समान सदिश। तो जब समान सदिश हों दोनों तो क्या होगा, समान सदिश। ठीक, तो समान सदिश का करिए भैया, कौन कौन है, यहीं ले लीजिए, आई और जे की ए बी से बताएं। चलिए ए बी से ही समझ लीजिए पहले। समान सदिश मतलब ए और बी दोनों जो है परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। अगर दिशा एक ही है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये बता दीजिए हमको। ए और बी दोनों एक ही दिशा में है, तो बताइए बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश, उसी दिशा में है ना, तो 0 अंश कोण हो जाएगा। समान सदिशों के बीच का कोण 0 अंश होता है, सही ना। चलिए तो अब यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी बराबर ए बी cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। वाह, तो ए डॉट बी बराबर यहाँ कितना मिलेगा बता दो थोड़ा सा, ए बी। चलिए तो फिर लिख देते हैं यहीं, ए बी हो गया, समान सदिश का हो गया। अब नीचे लिख दें कि ना लिखें, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, इधर वहाँ देख के बताओ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है नीचे, यहाँ तक दिखेगा। चलिए तो समान सदिश, अब यहाँ देखेंगे विपरीत सदिश। क्या, विपरीत सदिश या लंबवत सदिश हमको लिखना ना, विपरीत क्या, लंबवत सदिश। जब ये लंबवत सदिश हो तब क्या होगा। ठीक, लंबवत सदिश मतलब ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, ए। अच्छा एक चीज और, लंबवत जब होगा तो बीच में कोण कितना होगा, 90 अंश, 0 अंश, 30 अंश। कोण कितना लिखेंगे, 90 अंश, तो लिख दो 90 अंश। और साइन 90 का मान कितना होता है, 0। एक काश, हाँ काश 90, और काश 90 का मान होता है 0। और जब 0 से गुणा करेंगे तो सब हो जाएगा 0, ये हो गया 0। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये हमने किया अदिश गुणन,
है ना, अदिश गुणन में जब समान सदिश लिया जाएगा तो उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा, और जब लंबवत सदिश लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से आई जे के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए आई और आई जो है ये क्या है, देखिए आई डॉट आई, ठीक, आई डॉट आई जो है ये क्या होगा, समान सदिश है ना, तो समान सदिश का इसके परिमाण के बराबर होता है गुणनफल। तो परिमाण आई कैप का परिमाण कितना है, आई कैप अभी हमने बताया x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, तो बताइए इसका परिमाण कितना है, 1 है। अभी बताया ना एकांक सदिश, अभी परिभाषा बताया था। एकांक सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है वो होते हैं एकांक सदिश। ठीक, तो ये आई कैप, कैप लग गया, एकांक होगा, एकांक होगा मतलब परिमाण 1 होगा। तो आई कैप का परिमाण कितना है, 1 गुणे 1, और बीच में कोण तो लिखना नहीं है, आई आई दोनों समान सदिश है ना, तो समान सदिश का गुणन कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। चलिए अब बताइए, समझ में आई तो जे कैप डॉट जे कैप ये कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इसके बाद के कैप डॉट के कैप ये कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। सही है। अब चलिए अलग करके देखते हैं। अब यहाँ पे मिनट, आई डॉट जे कैप, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप ये कितना होगा, आई और जे के बीच कोण कितना है, लंबवत है भाई, देखो 90 अंश है, तो लंबवत सदिशों का गुणन कितना होता है, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी प्रकार से कोई भी दो ले लीजिए, जे कैप है ना और डॉट के कैप ये कितना होगा, 0। अलग अलग रहेगा तो सभी क्या हो जाएंगे, कितना हो जाएगा जी, 0। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं आई जे के आई या आई डॉट के, ठीक, ये कितना होगा, 0। अब इसको देखिए, ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है, मतलब आई का जे में गुणा करेंगे 0 आएगा, जे का आई में गुणा करेंगे तब कितना आएगा, तब कितना आएगा बताइए भाई, 0 आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, ये भी होगा 0। मतलब चाहे आई का गुणा जे में करिए तब भी 0 होगा, जे का गुणा आई में करेंगे तब भी 0 होगा। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वैसे इसका क्या होगा भाई, के डॉट जे कैप लगा दीजिए, 0, गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा लग जाएगी तो कैप लगाना भूलिए मत। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, के कैप डॉट आई कैप ये कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हमारा हो गया क्या, सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, फिर से रिवाइज कराएं कि याद हो गया, फिर से देख लीजिए। क्या, दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों के परिमाण और बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जब समान सदिश होगा बीच में कोण 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे तो कितना आएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी आ गया। मतलब सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, और लंबवत सदिश अगर हैं तो क्या होता है, डॉट गुणन यानी अदिश गुणन 0 होता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम लोग सदिश गुणन। क्या देखेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणन, और दो सदिशों का सदिश गुणन को क्रॉस गुणन भी कहते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन या कह लीजिए दो सदिशों का क्रॉस गुणन। बताएं, देखिए ये कैसे होता है। क्रॉस गुणन में यहाँ हम लिखेंगे क्रॉस, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है। अब देखिए सदिश गुणन कर रहे हैं ना, अब तक हमने किया अदिश गुणन। अदिश गुणन में तो दिशा नहीं आएगी, लेकिन यहाँ दिशा भी आएगी। तो दो सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाण और बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा किधर होती है, डॉट गुणन करने के बाद जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा किधर होती है, इन दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश होती है। इन दोनों के लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे यन कैप। ये बात समझ में आई, फिर से बताएं। दो सदिशों का क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन का मतलब सदिश गुणन, क्रॉस गुणन का मतलब सदिश गुणन, और डॉट गुणन का मतलब अदिश गुणन। चलिए, तो दो सदिशों का ये क्या है, सदिश गुणन, उनके परिमाण
और बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश होती है। ठीक, चलिए अब समान सदिश लेकर के देख लेते हैं। समान सदिश जब होगा तो बीच में कोण 0 अंश होगा और जब 0 होगा तो यहां हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा, है ना, साइन 0 और साइन 0 का मान कितना आ जाएगा, ये 0, तो 0 आ गया भाई। इसमें दिशा कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। ये समान सदिशों का ये सदिश गुणन 0 होता है और समान सदिशों का सदिश गुणन जो है वो कितना आया था, एकांक आया था अदिश वाले में। अदिश में कितना आया था, 1, और सदिश में आएगा 0, समान वाला। ठीक, चलिए अब देखते हैं लंबवत होगा। यदि लंबवत होगा तो इनका अदिश गुणन कितना होगा भाई, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90 अंश और यन कैप भी होगा, है ना। तो इसका परिमाण कितना आया, ये देखिए साइन 90 का मान 1, तो मतलब ए बी आएगा। यहाँ क्या आएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी, और साथ में दिशा भी दिखानी है। क्या दिखानी है, दिशा। तो दिशा किधर होगी, यन कैप के अनुदिश। ठीक, चलिए अब जो है आई जे के में हम देख लेते हैं। आई क्रॉस आई, पहले क्या करेंगे, आई क्रॉस आई, तो करके देखिए सब। ये क्रॉस में कितना आएगा, अगर समान सदिश है तो कितना हो जाएगा, 0, तो 0 लिख दें, 0 हो गया डायरेक्ट। चलिए अब क्या करेंगे, लंबवत सदिश में क्रॉस गुणन करेंगे। देखिए क्रॉस गुणन करके देखिए भाई, ये क्रॉस गुणन, ठीक है। ये तो 0 होगा नहीं, क्या होगा अभी इसको देखना है। चलिए तो कितना होगा, आई और जे का क्रॉस गुणन, इन दोनों के देखिए क्या होता है, इन दोनों के परिमाण और बीच के साइन के गुणनफल के बराबर होता है और दिशा किधर होती है, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक के सदिश के अनुदिश होती है। तो इन दोनों के लंबवत कौन है, आई और जे के बीच करना है ना, तो कोण हम नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, पता है ना, हाँ, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आई और जे के बीच कोण कितना है, 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90, वही 0 हो जाए, मतलब 1 हो जाएगा। तो और परिमाण तो दोनों का 1 ही है, तो 1 आएगा। और दिशा किधर होगी, दोनों के लंबवत। तो आई और जे के लंबवत कौन है, ठीक ना, तो यहाँ क्या आएगा, के आ गया। समझ में आई बात कि नहीं है। तो ये बात अगर समझ में आई तो जे का के में गुणा किए यहाँ, तो जे का एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, यही तो होगा एंटी क्लॉक का। एंटी क्लॉक समझते हैं ना, ये लोग घड़ी बना दे रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा घड़ी नहीं बनानी है, चलो ठीक है। तो देखिए ऐसे है ना, जब घड़ी ऐसे चलती है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और जब इसी का विपरीत लेंगे, देखिए 12, 11, 10, 9 ऐसे करके जब चलेंगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो लेना था, ले लिया। जे का के की ओर ऐसे ही होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 अंश आएगा। जे और के लंबवत एकांक सदिश कौन सा है, आई, आई लिखेंगे, यहाँ कैप लगा दीजिए, आई कैप। ठीक, उसी प्रकार से के का आई, यहाँ हम लिखेंगे के गुणे आई, क्रम से लिखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। के का आई में एंटी क्लॉकवाइज है ना, के और आई के बीच कोण कितना है, 90, तो कितना आएगा, के का आई में गुणा करेंगे कितना आएगा, जे कैप, है कि नहीं। आई और के लंबवत एकांक सदिश के अनुदिश कौन सा है, जे, तो ये जे कैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ करिए भाई, जे का आई में गुणा करिए, तो चूंकि जे का आई में जे के बाद यहाँ आई है ना, ये देखिए ये कोण कितना लिया जाएगा, इतना, है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो होगा, जे का आई में कोण कितना, इतना होगा, मतलब टोटल 360 है, उसमें से 90 माइनस कर लो, तो 90 माइनस जब कर लेंगे तो कितना आएगा, ये क्या लेते हैं भाई, साइन ना, तो साइन टोटल 360 और माइनस 90। ठीक है, अब साइन 360 माइनस 90 तो कितना बनेगा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, हाँ कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, 270 आएगा ना, कोई बात नहीं। 360 माइनस थीटा तो कितना होगा, ये होता है माइनस साइन थीटा,
कि देखिए 360 माइनस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, और यहाँ साइन माइनस में होता है, और जब माइनस में होगा तो माइनस साइन 90 आएगा, और साइन 90 का मान 1, इसका मतलब -1 आएगा। बात समझ में आई? तो -1 आएगा, तो जे का गुणा जब आई में करेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, परिमाण तो सब मिला जुला के 1 हो गया है, और दिशा किधर होगी, आई और जे के लंबवत के, हाँ माइनस के आएगा। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार से जे का आई में गुणा करेंगे तो माइनस के आया, तो उसी प्रकार से के का जे में करेंगे, जब देखिए के का जे में गुणनफल करेंगे, देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी तो लिया जाएगा ऐसे, तो ये भी हो जाएगा उतने, कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। उसी प्रकार से के का आई में करेंगे तो कितना होगा, के का आई में एंटी क्लॉकवाइज, के का आई में तो जे होगा ना, के का आई में देखिए सीधे सीधे 90 हो जा रहा है, जे होगा आई के। यहाँ माइनस नहीं होगा, कहाँ माइनस होगा अभी याद करा दे रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा इंतज़ार कर लो। आई का के में करेंगे कितना आएगा, -j। ठीक, देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ आई का, देखिए आई का जब के में करेंगे गुणा, देखिए आई का के में जब करेंगे तो आई से के तक आइए, तो कोण 360 - 90 बना, तो जिसमें 360 - 90 बनेगा उसमें माइनस में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए याद कैसे रहेगा, इतनी कहानी दिमाग में रखेंगे तो जो है भूल जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी में कैसे याद रखें, देखिए कैसे कहेंगे, आई जे के। अब देखिए आई जे, अगर हम दो का एक साथ कहें, आई जे फिर जे के आई जे के आई, आई जे के आई, क्रम से आ रहा है ना, तो जो क्रम से आएगा उसका प्लस में लिखेंगे। देखिए आई जे प्लस जे के प्लस में के आई प्लस में, अब उल्टा आ जा रहा है, देखिए जे आई नहीं आया, आई जे का प्लस लिखते हैं तो ये माइनस होगा। ठीक है, के जे ये भी नहीं आएगा, आई जे के आई यही प्लस होता है, तो बाकी उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। तो देखिए समान सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है, और लंबवत सदिशों का सदिश गुणन इस प्रकार से होता है। ठीक, तो ये सदिशों का सदिश और अदिश गुणन हो गया। अब देखेंगे हम लोग सदिशों का योग। क्या देखेंगे, सदिशों का योग। सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, देखिए समझिए, सदिश को व्यक्त कैसे करते हैं, अभी हमने बताया तीर के निशान से। चलिए इसी में बता दे रहे हैं, तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं दिशा, और ये तीर की लंबाई क्या होती है, परिमाण, तो परिमाण और दिशा हो गई। ठीक, अब मान के चलते हैं ए और बी को जोड़ना है, सदिशों का योग करना है, ए में बी को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए। पहले सदिश को चलिए एक बार जोड़ करके हम बता देते हैं, फिर नियम आपको याद करा देंगे। जैसे पहला सदिश जो है, जो भी है, उसी के परिमाण और उसी दिशा में खींच देंगे। जैसे ये ए हो गया ना, ए का जितना परिमाण है और जितनी दिशा है वैसे खींच लीजिए। अब बी को जोड़ना है तो क्या करते हैं, पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के टेल को रख करके दूसरे सदिश के परिमाण और दिशा में खींच देते हैं। बी का परिमाण जितना है उतना खींचेंगे, और उसी बी की दिशा में, देखिए यहाँ से बी की दिशा किधर, इधर है ना, इधर लेके जाइए, कितना, जितना इसका परिमाण है ये खींच दीजिए। ये हो गया। जितना भी सदिश जोड़ना होता है सबको क्रम से ऐसे करते जाएंगे। कैसे, पहले सदिश के हेड से दूसरे के टेल को रख करके खींच दीजिए। फिर तीसरा भी अगर इसमें जोड़ना है, मान लो ये सी है, सी सदिश को इसमें जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे सदिश के हेड से तीसरे सदिश के टेल को रख करके उसी के परिमाण और दिशा में खींच देंगे। कैसे, अब यहाँ रखिए सी वाला, अब ये दिशा इधर है ना, तो इधर ऐसे खींच देंगे, ये सी, समझ में आया। अब लास्ट में क्या करेंगे, पहले सदिश के, बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं, पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के टेल को रख करके खींच दीजिए उसी दिशा में परिमाण में। तीसरा भी जोड़ना है तो दूसरे पर रख करके उसी दिशा में खींच दीजिए। चौथा और जोड़ना है तो उसी पर रख के खींच दीजिए उसी दिशा में, खींचते जाइए ऐसे जैसे जितना जोड़ना है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, पहले सदिश के, ये क्या है, टेल, पहले सदिश के टेल और अंतिम सदिश के हेड को मिला देंगे, तो यही परिणामी परिमाण होता है, इन सब का योग होता है। मतलब r बराबर क्या होगा, यहाँ से वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। बात समझ में आई। चलिए अब इसको खुद से आप लोग जोड़ करके बताइए। इनको जोड़ना है a, ठीक, a में क्या जोड़ना है,
बी और फिर ये कर दे रहे हैं, चलिए ऐसे सी, ठीक। ए बी सी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए, हम ही जोड़ देते हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। ए प्लस बी प्लस सी करना है, तो ए देखिए जितना परिमाण है और जितनी दिशा है उसी दिशा और उसी परिमाण में खींच देंगे, पहला वाला हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे सदिश को क्या करेंगे, पहले सदिश के हेड पे रखेंगे और दूसरे सदिश के टेल को ना, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखकर इसी के परिमाण और इसी दिशा में खींचेंगे। देखिए इस दिशा में है ना, और जितना परिमाण है वो भी देख लीजिए, ये बी हो गया दूसरा सदिश। अब तीसरा देखिए, इसको भी जोड़ना, क्या करेंगे, दूसरे सदिश के हेड से तीसरे सदिश के टेल को रख करके इसी के परिमाण और दिशा में खींच देंगे। कैसे, ऐसे, समझ में आया, ऐसे खींचते जाइए। परिणामी परिमाण क्या होगा, पहले सदिश का टेल अंतिम सदिश के हेड से मिला देंगे, यही हो जाएगा परिणामी परिमाण। समझ में आया, ये हो गया सदिशों का योग। अब समझिए सदिशों का अंतर। सदिशों के अंतर में क्या करना होता है, पहले सदिश को वैसे खींच देते हैं, जिसको घटाना होता है उसको क्या करते हैं, दूसरे सदिश के टेल को पहले सदिश के हेड पर रख देंगे। देखिए हमको निकालना है r बराबर a माइनस बी, मान लो यही करना है, तो क्या करेंगे, a को ऐसे खींच दीजिए उसी के परिमाण और दिशा में। अब b को क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे के टेल को रखेंगे, है ना। अगर जोड़ना होता तो उसी दिशा में खींचते जिस दिशा में था, यही ना। और अगर अंतर करना है तो विपरीत दिशा में खींच दो, बस उसी के परिमाण और उसके विपरीत दिशा में खींच देना, बस ये हो गया r मतलब r बराबर a माइनस बी। समझ में आया, ऐसे। तो योग अंतर करने के लिए जो है इस प्रकार से इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं आता है आपका, इतना जान गए बहुत है। अब हम करेंगे सदिशों का योग अंतर हो गया, इसके बाद सदिशों का वियोजन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सदिशों का वियोजन कैसे करेंगे, देखिए ये बहुत जरूरी है। ए सदिश है, ये क्या है, एक सदिश है, नोट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वीडियो में देख कर लेना। तो ए सदिश है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसको वियोजित करना है, वेक्टरों का वियोजन, ठीक है। तो वेक्टरों का वियोजन कैसे करते हैं ये समझिए। पहले ये दिया हुआ वेक्टर है, इस दिए हुए सदिश को ऐसे दो घटकों में वियोजित करें कि जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो। बात कुछ समझ में आई, इस दिए हुए सदिश को ऐसे दो घटकों में वियोजित करेंगे जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, इस दिए हुए सदिश के बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेक्टरों का वियोजन। अब कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। यदि मान के चलते हैं कि ये जो है दिया हुआ सदिश है, ये क्षैतिज के साथ ये बनाता है थीटा कोण, कितना, थीटा कोण। तो जिसको वियोजित करना है वो जस्ट बीच में होगा, और बाकी दोनों घटक जो होंगे एक दूसरे के लंबवत लिया जाता है। कितना लिया जाता है, लंबवत लिया जाता है। क्या हुआ, समझ में आया। चलिए, तो ये जो थीटा जिसके साथ कोण बना हुआ है, जिसके साथ कोण बना हुआ है वो होता है क्षैतिज घटक। क्या होता है, क्षैतिज घटक, ठीक। और दूसरा वाला जिसके साथ कोण नहीं बना हुआ है ये होता है क्या, लंबवत घटक। क्या होता है, लंबवत घटक, ठीक। अब ये क्षैतिज घटक जो होता है इसको ए एक्स से प्रदर्शित करेंगे और लंबवत घटक को ए वाई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। घटक, अच्छा ठीक, सही कर दे रहे हैं। अब x अक्ष के अनुदिश ये जो हो गया ये क्षैतिज घटक, y अक्ष के अनुदिश जो हो गया लंबवत घटक। अब एक बात और थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, ये आपको अच्छे से पता है, ये पता है तो ये भी पता हो जाएगा। क्या पता है, देखिए ए बी सी ये 90 अंश है, ये मान लो कोण थीटा है यहाँ, तो इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कर्ण की आधार कि क्या है, ये लंब है। चलिए लंब लिख रहे थे, चलिए ये बन गया लंब, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण जो होता है 90 के सामने, और ये दूसरा वाला आधार। तो ये जो कोण बना है आधार और कर्ण के बीच बना है ना।
तो एक चीज़ ये बता दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है जी, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? ये बनेगा। और कॉस क्या होता है? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए दोनों में कर्ण है ना, साइन में लंब आ गया, कॉस में आधार आ गया। तो इसी प्रकार से देखिए, ये बताइए कि देखिए साइन को किसके साथ ले जाएं, थोड़ा दिमाग लगाइए। साइन को क्षैतिज घटक के साथ ले जाएं जिसमें लंब है, कि लंबोत घटक के साथ ले जाएं? लंबोत घटक ना। और कॉस को किसके साथ ले जाएं? क्षैतिज। क्यों? क्योंकि इसमें आधार है, क्षैतिज है। समझ गए? तो ये कॉस जो होगा वो किसके साथ होगा? क्षैतिज घटक। तो यहाँ AX यानी क्षैतिज घटक जो होगा ये बराबर होगा A कॉस थीटा। A कॉस थीटा, परिमाण लिख लीजिए, A कॉस थीटा। और लंबोत घटक जो होगा ये कितना होगा? A साइन थीटा। इतनी बात दिमाग में अच्छे से आपको रखनी है, ठीक। और ये कैसे मिला है? यदि निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। कैसे? ये समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? समांतर चतुर्भुज। तो ये जो है एक घटक ये बनेगा, दूसरा ये। चलिए अभी समांतर चतुर्भुज का नियम बताएंगे, उसमें जो है निकाल करके भी दिखा देंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, वेक्टरों का वियोजन क्या होता है? यदि दिए हुए वेक्टर को या दिए हुए सदिश को दो ऐसे घटकों में वियोजित करना जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, तो ये वेक्टरों का वियोजन होता है। और वेक्टरों के वियोजन में जो क्षैतिज घटक होता है वो उस वेक्टर और cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, और जो लंबोत घटक होता है वो उस वेक्टर और sin थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात याद रखनी है यहाँ से। अब देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का क्या नियम है ये देखिए। एक मान के चलते हैं, एक घटक, एक वेक्टर यानी एक सदिश A है, दूसरा सदिश B है। देखिए इसको मिटा के फिर समझिए। देखिए ये क्या होता है कि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। मान के चलते हैं एक A है, दूसरा B, ठीक। तो एक सदिश यहाँ लिखेंगे A। शांति जाओ जी। इसमें क्या करेंगे? देखिए दिए हुए सदिशों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो ही इन दोनों के परिणामी परिमाण के बराबर होता है। ये कथन नहीं समझ में आया होगा तो देखिए क्या करेंगे। एक सदिश A हो गया, ठीक। अब इन दोनों से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और समांतर चतुर्भुज की ये जो है संलग्न भुजा होगी। संलग्न भुजा मतलब एक दूसरे से लगी हुई भुजा। तो एक सदिश A हो गया, दूसरा सदिश ये देखिए B हो गया। अब इससे हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। बन गया ये समांतर चतुर्भुज। यहाँ लिख देते हैं A। देखिए जितना परिमाण A का है उतने इसमें भी है, और दिशा भी वही है। B का जो परिमाण है इसकी दिशा वही, सेम वही है। समझ में आया? अब देखिए ये दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित कर दिए। अब क्या करेंगे कि इनका परिणामी परिमाण, दोनों का परिणामी परिमाण जो होता है वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है। किससे? विकर्ण से। मतलब A और B का परिणामी परिमाण किसके बराबर होगा? R के बराबर, ठीक। अब देखिए A और B के बीच का कोण यदि मान के चलते हैं यहाँ थीटा है, यही मानते हैं, तो अब ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना। तो इसको आगे बढ़ाइए, तो ये B की दिशा है, ये भी B की दिशा है, ये B A के साथ थीटा कोण पर है, तो ये कोण कितना होगा? ये भी थीटा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से इस पर लंब खींच दीजिए ये वाला। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, क्या माने? P Q R S T, ठीक। अब इस त्रिभुज में देखिए, ध्यान समझिए, हमको इस R का मान निकालना है। यहाँ लंब खींच चुके हैं ये 90 अंश। तो त्रिभुज देखिए P R S, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आधार पूरा निकालना पड़ेगा हमको, ये लंब निकालना पड़ेगा। इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए
आधार के लिए ये ए हो गया। अब यहीं से निकालना है क्यू आर। क्या निकालना? क्यू आर। क्यू आर को कैसे निकालेंगे? यस आर क्यू ले लेते हैं, त्रिभुज यस आर क्यू में। देखिए ध्यान समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। यस आर क्यू दिख रहा है, और ये बी है, ये वेक्टर बी तो साफ साफ है। अब ये देखिए कोण है तो ये बनेगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब देखिए कर्ण पता है, आधार के रूप में निकालना है तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो जब आधार निकालना है तो कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर बनेगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? क्यू आर, और कर्ण क्या है? क्यू एस। सही है। तो यहाँ से रखिए मान कॉस थीटा बराबर क्यू आर, ये तो हमको निकालना ही है, और ये क्यू एस कितना है? वेक्टर बी है ना। तो ये क्यू आर बराबर कितना हो गया? बी कॉस थीटा। आवाज़ मत करो जी, ये समझ में आया क्यू आर? अब दूसरा निकालेंगे यस आर क्यू, ये हो गया ना इसी त्रिभुज में कॉस थीटा, मतलब ये आधार वाला मिल गया। लंबवत वाला ये निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे सोच के बताओ। त्रिभुज यस आर क्यू में पुनः फिर वही काम करेंगे, क्या बताइए? लंब अब की बार ज्ञात करना ना, तक आधार ज्ञात, हाँ साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना बनेगा? यस आर, और कर्ण कितना बनेगा? बी। तो यहाँ से यस आर बराबर क्या आ गया? बी साइन थीटा। ठीक, चलिए अब हम लोग लेंगे त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी आर एस, देख पा रहे हैं? पी आर एस। इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होगा ना। कर्ण कितना है? पी एस, और लंब का वर्ग पहले लिख दें, चलिए आधार पहले लिखते हैं। आधार कितना है? आधार है पी आर, यहाँ से यहाँ तक है ना, पी आर का स्क्वायर प्लस, देखिए क्या लिखे अभी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, अब लिखेंगे धन लंब, लंब कितना है? आर एस का वर्ग। ठीक, चलिए अब रखिए भाई मान क्रम से सब कुछ। पी एस कितना है? ये आर है ना, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक, और पी आर यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ए और साथ में साथ क्यू आर। इस क्यू आर का मान कितना है? बी कॉस थीटा लिख दें, प्लस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ? ये आ गया पी आर का मान। पी आर का मान कितना हुआ? ए प्लस क्यू आर, और क्यू आर का मान बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। आया? चलिए, और आर एस कितना होगा भाई? बोलिए, आर एस तो यही है। अब स्क्वायर करना तो कर लो स्क्वायर, यहीं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे? ये चलिए इससे लिखते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, 2a कितना है? ए, और b की जगह कितना है? बी कॉस थीटा, और प्लस इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। अच्छा, इसको देख करके देखो क्या लग रहा है? बी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लें, क्या मिलेगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लो, तो मिला क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। बस ए बी कॉस थीटा, अगर ये 1 होता है तो 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वही आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिल गया भाई हमारा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें पूछता है, परिणामी वेक्टर की दिशा किधर होगी? परिणामी सदिश की दिशा किधर होगी? तो मान के चलते हैं क्षैतिज के साथ यदि अल्फा कोण पर है, क्या परिणामी कौन है? ए आर या बी? परिणामी कौन है? आर परिणामी है। किसका परिणामी है? ए और बी का। ए और बी का परिणामी आर है।
अब ये परिणामी जो है क्षैतिज के साथ मतलब ए के साथ मान के चलते हैं अल्फा कोण अगर बना रहा है, तो इस अल्फा का मान हम निकालेंगे कैसे, tan अल्फा लेंगे, है ना। तो त्रिभुज कौन सा है, वही वाला PRS, पुनः त्रिभुज PRS में, हाँ त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PRS में क्या लें भाई, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होगा, देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लिख दें एक बार SR, और आधार कितना है PR, यहाँ तक। अब ये tan अल्फा बराबर, देखिए SR कितना भाई, SR का मान कितना है B sin थीटा, और PR कितना है A प्लस B cos थीटा, ये हो गया भाई हमारा B cos थीटा, ठीक। ये tan अल्फा का मान हो गया। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, और साथ ही साथ अभी बताया था सदिश गुणन अदिश गुणन यहाँ से, और उसके जो है कौन सी सदिश राशियाँ कौन अदिश राशियाँ, वेक्टरों का गुणन योग वियोजन सब कुछ हो गया। इतने में जो है इस सदिश राशि से आपका सब कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद जो है क्रम से जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं या जितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।